हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने आज की वीडियो का टाइटल देख ही लिया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 4। अगर अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो डोंट वरी, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कल ही शूट और अपलोड हो जानी चाहिए थी, बट सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से हम कल वीडियो को शूट नहीं कर पाए। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज हम इसे शूट कर पाएंगे तो हम आज ही इसे अपलोड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मीन्स जो रिएक्शंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं। मीन टू से मेटल्स and non-metals. So those reactions which occur between these will be discussed today. जो reactions metals और non-metals के बीच में होते हैं, हम आज उनके बारे में बात करेंगे। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बिकॉज अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है तो आप उससे वैलेंसी निकाल सकते हैं आसानी से। तो हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन। मैंने आपको यहाँ पर बेसिकली पहले 18 की बताई है, आप चाहे तो 20 याद कर लीजिए क्योंकि दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। ये रिएक्शन में ये पहले 20 टर्म्स होते हैं। इनके अलावा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, कभी कभी यूरेनियम भी आ जाता है, फिर आर्सेनिक, लेड, ये सब एलिमेंट्स हैं 10th लेवल से इम्पॉर्टेंट। असल में तो पीरियोडिक टेबल ही पूरा याद करना पड़ता है, लेकिन 10th लेवल में आप अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लो, मैक्सिमम 30 तक आप याद कर लो, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वगैरह और बताएं, आप अगर उन्हें याद कर लें तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो यहाँ पे मैंने 18 तक लिखे हैं, एक और भी अगर लिखने हैं तो यहाँ पे और भी लिख देते हैं। 19th होता है हमारे पास पोटाशियम, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ के, उसका सिंबल होता है के। और 20 होता है हमारे पास कैल्शियम, यानी कि Ca। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19, कैल्शियम का 20। इनकी सेम है ये 2 2 8 8 2 8 8 1, और उसकी क्या हो जाएगी 2 8 8। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी जगह, एक सेकेंड। तो इसकी हो जाएगी 2 8 8 2 2 8 8। थोड़ा मैं नीचे से बना देता, समझ लीजिएगा। 2 8 8 2। तो हम इनके बारे में स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। पहले आ गया हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई, के और 1। क्लियर। ये सब तो आपने पढ़ी है 9th स्टैंडर्ड में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसके बारे में मुझे लगता नहीं आपको कुछ ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत है कि हाँ जी ऐसा होता है वैसा होता है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है कि वैलेंसी क्या होती है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एलिमेंट इज नोन एज द वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू हम उसकी वैलेंसी निकाल लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस शेल क्या होता है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं शॉर्ट में टर्म्स को बता देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पहले हम वैलेंस शेल की बात करेंगे। द आउटर मोस्ट शेल इन एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंस शेल, और द शेल इन विच द लास्ट एटम गोज। जिस शेल में लास्ट एटम या सॉरी इलेक्ट्रॉन, जिस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको बोलते हैं हम वैलेंस शेल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, किस शेल में जा रहा है, के में, तो इसका वैलेंस शेल क्या हुआ, के। इसमें कितने हैं, हम फ्लोरीन सबसे एंड में ले लेते हैं। इसमें 2 शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स 9, के में भर गए 2, बाकी जो 7 इलेक्ट्रॉन्स गए लास्ट वाले वो किसमें गए, एल में। तो इसका वैलेंस शेल कौन सा हुआ, एल। वैसे आगे हम ये है, इसका हम चलिए ये ले लेते हैं, सिलिकॉन ले लीजिए। सिलिकॉन में 3 शेल्स हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एम में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एम में, उसका वैलेंस शेल कौन सा हुआ, एम। सो वैलेंस शेल
is the shell in which the last electron goes, or it is the outside, the most inner outside नहीं, क्या है, सबसे बाहर वाला outer most shell of an atom is known as its valence shell. Clear? तो आई होप आपको चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी. तो अब बात आ जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. So the electrons which, नहीं, मैं इसको आपको अब सिंपली समझाता हूँ, कॉम्प्लेक्स तरीके से क्यों समझा रहा है. इसमें दो, इसमें अब आया ना, ये इसका इनर शेल या आउटर शेल, यानी कि वैलेंस शेल इसका ये हुआ वैलेंस वीएस. तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए? एक. क्लियर? अब आ जाती है वैलेंसी. वैलेंसी इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. क्या चीज़ होती है वैलेंसी? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. आई थिंक मैं एक नई स्लाइड लेके वहाँ से आपको पूरा डिस्कार्ड कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा. सो व्हाट इज वैलेंसी? तो मैं इसको कर दूँ. एक्चुअली यहाँ से डायरेक्टली फोकस बन रहा था क्योंकि कैमरा जो है वो लैपटॉप का सेंटर में है, सो आई प्रेफर हेयर. बट जब स्लाइड शो ओपन कर लो तो फिर वो दिखता नहीं, तो दैट्स वाई उसको फिर बिल्कुल इनर मोस्ट कॉर्नर रखना पड़ता है, राइट मोस्ट कॉर्नर. सो वैलेंसी इट इज द कंबाइनिंग, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, वैलेंसी की स्पेलिंग में गड़बड़ होगी. अच्छा इसके उसमें प्रॉब्लम है. Ignore man. It is the combining capacity of an element. क्या चीज़ होती है वैलेंसी? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट और एन एटम. डायरेक्टली हम एक्यूरेट टर्म लिखेंगे, दैट इज एटम. एक एटम की क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंसी. अब वैलेंसी को निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं. द फर्स्ट वन इज इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, electrons is less than 4 और equal to 4. equal to 4 एक और कंडीशन आती है, उसको मैं अलग से आपको समझा दूंगा. is less than 4 then valency is equal to number of number of valence electrons. So this means when the valence electrons are less than 4, मान लीजिए जैसे हमारे पास ये है, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक. इसमें कितने हैं? 2. तो इसकी वैलेंसी, लेकिन ये दो प्लेट वाले ये हैं, इनको मैं आपको अलग से समझाता हूँ. लिथियम से बात कर लीजिए, हम लिथियम से डायरेक्टली चलते हैं. हाइड्रोजन का भी लिया जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का एक्यूरेट उतना नहीं आएगा तरीका, लेकिन चलिए वैसे निकाल लेते हैं. हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. तो फिर हमने रूल पढ़ लिया कि अगर लेस देन 4 है नंबर, तो वैलेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल. मीन टू से कि हमारे पास ये है, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें आउटर मोस्ट शेल में, और इसका नंबर क्या है? लेस देन 4 है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 1. इसकी भी क्या होगी? 1, क्योंकि लेस देन 4 है. तो हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर लेस देन 4 है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देन द वैलेंसी इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 3. अब कार्बन का एक एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनली बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसे होते हैं और भी 4 वाले. इसलिए कार्बन पूरी फैमिली वैसी है. कार्बन के वैलेंसी होती है 4. अब हमने रूल पढ़ा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा ना, सॉरी 4 से
ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ना ले सकता है, सॉरी। तो इसलिए पास कार्बन पास दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे के अपना ऑक्टेट डुप्लेट बन सकता है। ये इसने अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो क्या बचा इसके पास 2, तो ये क्या हो गया डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट ऑक्टेट नहीं, आई एम सॉरी, डुप्लेट पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो स्टेबल हो जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से लेके ऑक्टेट बना के भी अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो सकता है। तो इसका सिर्फ प्रॉपर्टी है कि 4 दे भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन और 4 ले भी सकता है, या तो 4 दे के डुप्लेट बन जाएगा या 4 लेकर ऑक्टेट बन जाएगा। क्लियर? सो आई होप आपको लेस देन 4 वाला केस क्लियर हो गया होगा। एंड इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज, मैं यहाँ से 4, oops sorry, पक्षी valence electrons, then valency is equal to number of valence electrons, सॉरी यहाँ पर 8 पहले आएगा, मैं 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा हैं, यानी कि 5, 6, 7, 8 ये है, तो वैलेंसी होगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इसमें केस में हमारे पास, चलिए पक्षी कितना अच्छा कर रहा है, नाइट्रोजन का केस लेते हैं, इसमें कितने हैं 5 हैं। तो एज पर द रूल 5 से यानी कि 4 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसकी वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 8 माइनस 5, और इसकी वैलेंसी हमारे पास कितनी आ जाएगी 3। क्लियर? ऐसे ऑक्सीजन की 8 माइनस 6 कितनी वैलेंसी आ जाएगी 2, फिर फ्लोरीन की 8 माइनस 7 दैट इज 1। क्लियर? सो आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंसी का सिस्टम क्लियर हो गया होगा। नियॉन में नियॉन की 0 आ जाएगी, क्योंकि क्या रूल था हमारे पास 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी कि जब 8 माइनस 8 किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 0। तो इसकी वैलेंसी भी यहाँ इट्स 0 नॉट 6, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या आ गई 0। वैसे दोबारा अब ये तीनों 4 से कम है, तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी यही नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये उससे ज़्यादा है तो क्या कर देंगे 8 माइनस 5, 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हमारे पास वैलेंसी आ जाएगी। क्लियर? सो आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम अपना मेन चीज़, तो वैलेंसी की वही आ गया, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर लें, जो मेन चीज़ है हमारे आज के टॉपिक की। क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब भी मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जो इनका बॉन्डिंग होती है इनके बीच के, वो फॉर्म करता है आयनिक कंपाउंड। मेटल्स और नॉन मेटल्स हमेशा क्या बनाते हैं मिलकर आयनिक कंपाउंड्स। सो आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड्स। बाहर से थोड़ा शोर आ रहा होगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ट्रक्स वगैरह की आवाज़ से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसके लिए आई अपोलोजाइज फॉर दैट। So ionic compounds are those compounds which are formed by ionic bonds. अब मैंने आपको आयनिक बॉन्ड्स के बारे में सेकेंड वीडियो में करवाया है, इसलिए मैंने बोला था आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज ये इस पूरे चैप्टर का बेसिक है उन दोनों वीडियोस में। पहले में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की है, दूसरे में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसकी बात की है, थर्ड में फिर हमारे पास केमिकल नेचर ऑफ मेटल्स आ जाता है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड तो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दे are the basic of this chapter. So ionic bonds, what are ionic bonds? It is the electrostatic forces of attraction between metals and non-metals. क्या है ionic bonds? They are the electrostatic forces of attraction between metals and non-metals. मेटल और नॉन मेटल को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जोड़ के रखेंगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। देखा, आयनिक बॉन्ड में कोई बॉन्ड नहीं होता, वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। रियल में कोई बॉन्ड होता ही नहीं है आयनिक बॉन्ड,
कोई ये नहीं होता कि हाँ जी मेटल और नॉन मेटल अटैच्ड हैं किसी चीज़ के साथ, जैसे हम किसी चीज़ को रॉड के साथ अटैच कर दो आप दो चीज़ों को, वैसा कुछ है ही नहीं इसमें। ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, रियल में कोई बॉन्ड होते ही नहीं है, कोई शेप ही नहीं होती इसकी, तभी तो हम इसकी कोई ना शेप ड्रॉ करते हैं क्योंकि होती ही नहीं इसकी शेप। सिर्फ क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको नाम दे दिया गया है आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रो ELECTRO VALENT, इलेक्ट्रोवैलेंट, या उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोला जाएगा, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम, या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोला जाएगा। क्लियर? तो उसमें मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है कि दे आर जस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि रियल में कोई बॉन्ड होता ही नहीं है, और अगर बॉन्ड नहीं है तो उसकी कोई शेप का सवाल ही नहीं उठता। क्लियर? गॉट इट ना? इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक चीज़ मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी इसके बारे में करवाया था कि गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है या तो गेन से या लूज से। तो पहले होती है लूज करता है मेटल और गेन करता है नॉन मेटल। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा तभी तो जाके वो गेन करेगा ना। सो दैट्स लाइक दैट, द मेटल ऑलवेज लूजेज इलेक्ट्रॉन, ये कंपल्शन है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा ताकि वो अपना ऑक्टेट स्टेबल कर ले, यानी कि स्टेबल स्टेट में आ जाए, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, सॉरी, एंड अटेन्स पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या अटेन कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज। सो इट्स अ कंपल्शन, ये हमेशा होता है, इट ऑलवेज हैपन्स दैट मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन्स पॉजिटिव चार्ज, and the non-metal always gains electron. Non-metal क्या करेगा, it will always gains electrons and attains negative charge. अब जिसने गेन किया उसको नेगेटिव चार्ज मिल गया और जिसने उसे छोड़ दिया, लूज कर दिया, उसे मिल गया पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल ऑलवेज लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल ऑलवेज गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड अटेन्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड के पास क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका कारण क्या है, द रीजन बिहाइंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। हमने पढ़ा है जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जितने स्ट्रॉन्ग उनके बीच की अट्रैक्शन होगी, लास्ट ईयर ये आपको स्टेट्स ऑफ मैटर फर्स्ट चैप्टर है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो उसमें क्या पढ़ा है, सॉलिड के पार्टिकल्स कितना पास पास होते हैं, उनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत होती हैं, बहुत हाई होती हैं। तो दैट्स वाई इनका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। अगर बॉन्ड टूटेगा नहीं तो ये ना मेल्ट हो पाएंगी, और ना अगर मेल्ट ही नहीं होंगी तो बॉइलिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि किसी भी चीज़ को पहले बॉयल होना है तो उसको सबसे पहले तो मेल्टिंग होनी पड़ेगी ना। मेल्ट होना स्टार्ट होगा, लिक्विड स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट से फिर वो गैसियस में कन्वर्जन होगा उसका। सो इनके बीच की इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पड़ती है, तब जाके इनकी मेल्टिंग स्टार्ट होती है, और एनर्जी दोगे तो इनकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। सो दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बी, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर एंड हार्ड। तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि दे आर जनरली सॉलिड इन नेचर, इनका जो जनरल स्टेट होता है वो होता है सॉलिड, और अगर सॉलिड है तो हार्ड तो होंगे ही। क्लियर? थर्ड, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इनको पानी में डाला जा सकता है, पानी में घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, बट केरोसिन, पेट्रोल, इन सब में ना ये घुलते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, ये इनसॉल्युबल रहते हैं। इनके करेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि ये सिर्फ वाटर में सॉल्युबल हैं और किसी उसमें लिक्विड में है ही नहीं। क्लियर? एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर लिक्विड स्टेट ओनली।
अब इसका कारण क्या है कि वो सिर्फ लिक्विड स्टेट में क्यों कन्वर्ट करते हैं, सॉरी कंडक्ट करते हैं। तो सेम चीज़ वही है पार्टिकल्स का या आयंस का। हम जो बेसिक टर्म्स यूज़ करते हैं आयंस के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के, उसमें हम एटम्स ही हम उसमें बोलते हैं आयंस। क्या बोलते हैं हम? आयंस, आयंस बोला जाएगा। तो जो इसके आयंस होते हैं इतने सॉलिड पूरे चिपके होते हैं, इतना पास होते हैं, आपको पता ही है क्योंकि सॉलिड स्टेट है तो कितने पास होंगे। तो अगर किसी भी एलिमेंट हो, या सिंपली हम मेटल की बात करते हैं, मेटल को सॉरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो देन उसके आयंस की मूवमेंट होनी चाहिए। अब इतने पास पास हैं, मान लीजिए एक छोटा सा रूम है जिसकी कैपेसिटी है सिर्फ 2 लोगों के लिए। मैं ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। चलो मान लीजिए इसमें सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं, ये उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेसिटी उसकी फिक्स्ड है। ये सिर्फ मैं आपको एक केस ऐसे समझा रहा हूँ कि 2 लोग आ सकते हैं इसमें। अगर हम 10 को भर दें तो 2 लोग इसमें आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं, आराम से बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन इसकी जगह 10 भर दिए तो 2 की कैपेसिटी थी, 10 भर दिए, वो बिल्कुल इतना टाइटली क्लोजली पैक्ड होंगे, पैक नहीं बोल सकते, मतलब टाइटली वो एक साथ इतने चिपक गए होंगे कि उनके पास थोड़ा सा मूवमेंट के लिए जगह नहीं होगी, सांस भी वो बड़ी मुश्किल से ले पाएंगे। तो दैट्स लाइक दैट, इनके पास कोई मूवमेंट की जगह नहीं। वैसे ही जब एक साथ इतने हजारों पार्टी आयंस हैं, वो एक साथ चिपके हैं, लाखों करोड़ों, हजारों नहीं होते, जब इतने ज़्यादा वो हैं आयंस हैं तो उनकी मूवमेंट भी तो डिफ़िकल्ट है ना। आयंस इतने ज़्यादा हैं और पूरे क्लोजली पैक्ड हैं। जैसे इसको हाई टेम्परेचर दिया, इट विल गेट मेल्टेड, मेल्ट हुआ तो इनके बीच लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हुआ, लिक्विड हुआ तो थोड़ा सा डिस्टेंस मिला इनको। अब डिस्टेंस मिला तो आयंस कैन मूव, आयंस मूव कर पाएंगे तो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट भी यही होता है, मोल्टन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, लावा। तो उस स्टेट में भी वो एक स्टेट वैसी हो जाती है कि उसमें चांस मिल जाता है आयंस को मूव करने के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए उनको चांस मिल जाता है। क्लियर? सो आई होप आपको ये आयनिक कंपाउंड क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, एंड आफ्टर दैट आज की हमारी लास्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स NaCl। अब NaCl फॉर्म होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के थ्रू, लुईस डॉट सिंबल्स के थ्रू। आपके टीचर्स अगर आपको एक्स्ट्रा करवाते होंगे तो उन्होंने आपको ऑनलाइन क्लासेस में करवाया ही होगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। नहीं करवाए तो मैं आपको करवा देता हूँ, डोंट वरी, डिस्कार्ड स्लाइड। तो हम बात कर लेंगे व्हाट आर लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। लुईस एक हमारे सर लुईस साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंबल्स दिए थे, स्ट्रक्चर्स दिए थे जिनका नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स या लुईस सिंबल्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, these structures are drawn with the help of the symbols of atoms या ions, with the help of metals दीजिए सर, with the metals भी नहीं क्योंकि नॉन मेटल्स और मेटल्स दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ना। with the help of the symbols of metals and नॉन मेटल्स। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको मेटल्स और नॉन मेटल्स के सिंबल्स की हेल्प से ड्रॉ किया जाता है। मैं आपको करवाऊंगा अभी, जब आपको एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने कुछ नहीं करना होता, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रॉ कैसे करते हैं, दैट रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग या मार्किंग या लोकेटिंग number of drawing dots on the symbols, सिंबल के ऊपर, इन द सेंस कि आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बात। सिंबल्स, अब डॉट्स
मतलब हम कितने डॉट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, द डॉट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल, वैलेंस सब कुछ करवाया। तो द डॉट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू उसको ज़्यादा क्लियर करवा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर NaCl का, Na और Cl। आई थिंक आई नीड टू, या परफेक्ट। तो हमें पता है सोडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ एक, और क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7। तो 1 2 3 4, आप किसी भी पैटर्न में ड्रॉ कर सकते हैं, आप 7 के साथ एक साथ ड्रॉ कर दो, लेकिन दैट विल नॉट बी सूटेबल। आई नीड द इरेजर। 5 6 7। अब हमें पता है क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और सोडियम को अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन देना है किसी को भी। तो ये जब क्लोरीन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा कंप्लीटली पूरी तरह, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में बचे 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके में 8 बन गए 1 इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, NaCl फॉर्म हो गया। क्या चीज़ थी कि Na के पास, हमारे पास Na 1 इलेक्ट्रॉन था इसके पास, और इसको भी 1 ही चाहिए था, तो इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। याद रखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना होता है यहाँ पे, सिंबल, बिकॉज दैट्स टू मच इंपॉर्टेंट। NaCl का पेपर में अगर आपके पास आएगा, आपके टेस्ट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। Na सबसे पहले सिंबल्स लिखिए, क्लोरीन। अब इंक सेम होनी चाहिए, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए डिफरेंट कर रहा हूँ। कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, Na में है 1, तो 1 बना दिया हमने। क्लोरीन में है 7, तो हम स्टार्ट कर देंगे। अप्रोप्रिएटली ये रहता है कि जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पे ले लो, ताकि जब हम बॉन्ड आसानी से दिखा पाएँ। अगर यहाँ पे 2 लोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो फिर डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, अजीब सा बन जाता है। तो यहाँ पे तो हो गया हमारे पास 5 6 एंड हियर इज द 7th वन। क्लियर। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसको देने के बाद ये हो गया Na पॉजिटिव एंड Cl हो गया हमारे पास नेगेटिव। तो अब हमारे पास बन गया NaCl, जिसमें Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है। Na के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटर मोस्ट शेल में, क्लोरीन के पास भी 8 हो गए। क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल कर लेंगे, एंड दैट इज ऑफ MgCl2। Mg, I need to change the ink, yeah, MgCl2। अब Cl2 से हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि क्लोरीन कितने, 2, Mg या 1। तो सेंट्रल एटम, यानी कि सेंटर वाला एटम कौन सा हुआ, आयन कौन सा हुआ, Mg। हमें इस फॉर्मूला से क्लियर हो जा रहा है कि कौन सा एटम सेंटर में है, Mg। अब Cl2, क्लोरीन क्लोरीन चेंज। अब हमें पता है मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो हम इधर 1 बना लेंगे। पहले माइंड में होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और मैं कैसे बनाऊं कि एक ही बारी में एक बिल्कुल फेयर फिगर बन जाए, बार बार ना मुझे ड्रॉ करने पड़ेगी। चाहे आप इसे एक शॉर्टकट बोल लीजिए, बस पूरा में छोटे छोटे डॉट से समझ लीजिएगा। 3, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, मैं भी ऐसे से बना लेता हूँ क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी प्लस के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज 1 नेगेटिव। इसके ऊपर भी कितना नेगेटिव, सॉरी 1 पॉजिटिव, और उसके ऊपर कितना 1 नेगेटिव। 1 पहले आता है, साइन बाद में आता है, 1 नेगेटिव। क्लियर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप अच्छी पहले एनसीईआरटी से लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन कीजिएगा, एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी सब कुछ है कीजिएगा, एंड देन उसके बाद
किसी रेफरेंस बुक से ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आता है और ये MCQ यानी कि NTSC ऑल अदर टेस्ट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। +1 +2 के हिसाब से भी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो प्लीज़ रिवाइज इट, इसे ज़रूर रिवाइज कीजिएगा और ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसके क्वेश्चंस की। सो हमारे पास एक लास्ट स्लाइड थी, दैट इज़ ऑफ थैंक यू स्लाइड। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो देखी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, दैट विल बी द पार्ट 5th। ये पार्ट 4 था। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखे हैं, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनका, ज़रूर देखिएगा, आपको ये चैप्टर ज़्यादा क्लियर होगा उन्हें देखने के बाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।